नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त दुष्यंत कुमार और आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल हॉरर वॉल्ट पॉडकास्ट पर हम आपके लिए एक और कहानी लेकर आए हैं। अगर आप हॉरर कहानी सुनने के शौकीन हैं, तो ये चैनल आपके लिए है। हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी शुरू करते हैं। यह घटना बहुत पुरानी है। जिस इलाके में यह हुआ है, मैं उस जगह का नाम नहीं बताऊंगा। हमारे शहर में एक टीचर हुआ करते थे जिन्हें सब रहीम चाचा कहकर बुलाते थे। यह घटना उन्हीं के घर में हुई थी। रहीम चाचा के परिवार में सिर्फ वह, उनकी पत्नी और उनकी एक बेटी थी जिसका नाम जारा था, और जारा उनकी इकलौती संतान थी। उनका परिवार संपन्न था, एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार, लेकिन खुशहाल और शिक्षित। रहीम चाचा 5 वक्त के नमाजी थे। आप कह सकते हैं कि उनके परिवार में धार्मिक और नैतिक मूल्यों की गहरी समझ थी। जारा दिखने में बेहद आकर्षक थी। आप कह सकते हैं कि वह किसी मॉडल या अभिनेत्री जैसी लगती थी। वह पास ही के कॉलेज में 12वीं की पढ़ाई कर रही थी। जारा पढ़ाई में बहुत होशियार थी और उसने कभी अपने माता पिता को यह महसूस नहीं होने दिया कि उनके पास बेटा नहीं है। वह हमेशा उनकी आज्ञाकारी बेटी रही, और यहाँ तक कि रहीम चाचा भी उस पर बहुत गर्व करते थे। लेकिन बहुत जल्द उनका खुशहाल परिवार किसी के हाथों बर्बाद होने वाला था। बारिश का मौसम था और जारा के पीरियड के दिन चल रहे थे। उस रात रहीम चाचा के घर में किसी चीज पर बहस चल रही थी। रहीम चाचा और उनकी पत्नी डिनर टेबल पर बैठे थे और जारा उनके सामने खड़ी थी। वह अपनी सबसे करीबी दोस्त की शादी में जाने की जिद कर रही थी। तुम्हारी तबीयत पहले ही ठीक नहीं है, ऊपर से तुम उन दिनों में हो जा रहा, कि माँ ने सख्त लहजे में कहा। अम्मी, ये मेरी सबसे अच्छी दोस्त की शादी है, मैं नहीं जाऊंगी तो वह नाराज हो जाएगी, जारा ने जवाब दिया। रहीम चाचा ने भी उसे समझाने की कोशिश की। बेटा, मौसम भी खराब है और रात को इतनी देर तक बाहर रहना ठीक नहीं है। अब्बू प्लीज, अब्बू मेरे सारे दोस्त जा रहे हैं, जारा ने रोते हुए जवाब दिया। रहीम चाचा ने गहरी सांस ली और सख्ती से बोले, जारा, मैंने कहा ना, तुम नहीं जाओगी। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और इस बारिश में बाहर जाना सही नहीं है। लेकिन जारा कहाँ मानने वाली थी। अब्बू, बस कुछ घंटों की ही तो बात है, मैं शादी खत्म होते ही लौट आऊंगी, मुझ पर भरोसा कीजिए। जारा, ये भरोसे की बात नहीं है, हमें पता है कि इन दिनों तुम्हें आराम की जरूरत है, रहीम चाचा ने शक्ति से कहा। तभी अम्मी ने बात संभालने की कोशिश की। अरे जाने दीजिए ना, हर बार तो यह ऐसे नहीं कहती। अगर शादी में नहीं गई तो दोस्त बुरा मान जाएंगे। लेकिन रहीम चाचा ने जवाब देना चाहा, पर जारा ने झट से बात काट दी। अब्बू, मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगी, आ जाऊंगी। काफी जिद और मनाने के बाद रहीम चाचा ने भारी मन से कहा, ठीक है, लेकिन ज्यादा देर मत करना, याद रखना कोई भी बहाना नहीं चलेगा। जारा ने राहत की सांस ली और हंसते हुए कहा, थैंक यू अब्बू, आप इस दुनिया के सबसे अच्छे अब्बू हैं। लेकिन जारा नहीं जानती थी कि यह जिद उसकी जिंदगी का सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली है। रहीम चाचा ने जारा को शादी वाले हॉल तक ड्रॉप किया और वहां से चले गए। शादी का माहौल बेहद रंगीन था। जारा ने गुलाबी रंग का लहंगा पहना था और बेहद मनमोहक इत्र लगाया था। जारा की खूबसूरती और उसके इत्र के खुशबू ने सबका ध्यान उसकी ओर खींच लिया था। आखिरकार तू आ ही गई, मुझे नहीं लगा था कि तू आएगी, जारा की सहेली ने चौंकते हुए कहा। अरे ऐसे कैसे नहीं आती, मेरी प्यारी सहेली की शादी है भाई, मैं कैसे मिस करती, जारा ने मजाक उड़ाते हुए कहा। अब्बू मान गए, जारा की सहेली ने हैरान होकर पूछा। हाँ यार, तुझे तो पता ही है मेरे अब्बू कितने स्ट्रिक्ट हैं, और ऊपर से मेरे पीरियड्स भी चल रहे हैं, जारा ने धीमे से कहा। जारा, तू पागल है, पीरियड चल रहे हैं उस पर, तूने इत्र लगाया आया है, जारा की सहेली ने डांटते हुए कहा। अरे धीरे बोल, चिल्लाकर सबको बता देगी क्या कि मेरे पीरियड्स चल रहे हैं और यह सब अंधविश्वास है? पर तू कब से मानने लगी, जारा ने हंसते हुए कहा। शादी के कार्यक्रम देर रात तक खींच गए। देखते ही देखते दोस्तों के साथ मौज मस्ती में वक्त कैसे बीत गया, जारा को पता ही नहीं चला। जारा का असली प्लान शादी के बाद दोस्तों के साथ रात भर शादी हॉल में रुकने का था। लेकिन अपने सख्त माता पिता के डर से उसने तय किया कि वह रात में ही वापस घर जाएगी। उसकी दोस्त का भाई रिजवान उसे कार में घर तक ड्रॉप करने के लिए तैयार हो गया। जारा और रिजवान जब शादी वाले हॉल से बाहर निकले तब रात के तकरीबन 12 बज रहे थे। बाहर का मौसम बिल्कुल खराब था, बारिश तेज हो चुकी थी। दोनों दौड़कर अपने कार में बैठे। बाहर की ठंडी हवा और बारिश की तेज बौछार कार के अंदर तक अपना एहसास करा रही थी। रिजवान कार चला रहा था और बाहर घनघोर बारिश के कारण आगे का रास्ता मुश्किल से दिखाई दे रहा था।
थोड़ी देर बाद रिजवान ने कार का रेडियो चालू किया। रेडियो पर एक पुराना हिंदी गाना बज रहा था। जारा ने खिड़की के शीशे को बंद किया और कहा, रिजवान भाई, इस मौसम में ये पुराने गाने सच में डरावने लगते हैं। प्लीज कुछ और सुनाओ। रिजवान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे पागल, पुराने गानों की तो बात ही अलग है। ये मौसम और ये गाने एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। वैसे भी बारिश में रेडियो सुनने का अलग ही मजा है। रेडियो का धीमा शोर, गाने की उदासी और बाहर बारिश की बूंदों की तेज आवाज सब मिलकर माहौल को भारी बना रहे थे। रास्ता घना और सुनसान था। सड़क के दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे जो बारिश में और भी डरावने लग रहे थे। सफर अभी लंबा था और जारा के पास वक्त कम। तभी जारा ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी देखी। ओ गॉड रिजवान भाई, आज तो अब्बू मुझे पक्का मार ही डालेंगे। इतनी देर हो गई है और घर अभी भी दूर है। ऊपर से ये बारिश मुझे नहीं लगता हम जल्दी पहुंच पाएंगे। रिजवान ने गाड़ी चलाते हुए उसकी बात सुनी और हंसते हुए बोला, अरे जारा, थोड़ा रिलैक्स करो। अब्बू को बोल देना कि बारिश की वजह से देर हो गई। जारा ने कटाक्ष भरे लहजे में कहा, आप जानते नहीं हैं। अब्बू को रिजवान ने जारा को घबराते देख उसे दिलासा देते हुए कहा, तू टेंशन मत ले, अगली क्रॉस से शॉर्टकट ले लूंगा, जल्दी पहुंच जाएंगे। अब्बू को बोल देना कि मैं तुम्हारे साथ था, वह गुस्सा नहीं करेंगे। लेकिन जारा को यह बिल्कुल भी पता नहीं था कि जिस क्रॉस से रिजवान शॉर्टकट लेने की बात कर रहा था वह पुराने कब्रिस्तान से होकर गुजरती है। अगले क्रॉस पर गाड़ी मुड़ते ही रास्ता और भी सुनसान हो गया था। हर तरफ घने पेड़ और अंधेरा और बारिश की आवाज से पूरा माहौल डरावना लग रहा था। थोड़ी दूरी तय करने के बाद गाड़ी अचानक से झटके खाकर रुक गई। जारा ने चौंक कर पूछा, भाई क्या हुआ, गाड़ी क्यों रुक गई? रिजवान ने चाबी घुमाते हुए गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की। पता नहीं ये गाड़ी आज क्या ड्रामा कर रही है। तू रुक, मैं देखता हूं। रिजवान गाड़ी से बाहर उतरा और बोनट खोलकर इंजन देखने लगा। उसने टॉर्च जलाकर इंजन पर नजर डाली, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने बोनट बंद करते हुए जारा की ओर देखा और कहा, कुछ पता नहीं चल रहा। शायद बैटरी की दिक्कत है या कोई वायरिंग का मसला। ओह शट, तो अब क्या करेंगे? जारा ने घबराते हुए पूछा। रिजवान ने कहा, तू गाड़ी के अंदर ही बैठ, मैं आसपास किसी मैकेनिक को ढूंढने की कोशिश करता हूं, हो सकता है कुछ मदद मिल जाए। जारा ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन रिजवान ने कहा, तू बस गाड़ी लॉक कर ले और अंदर ही बैठ, मैं जल्दी लौटूंगा। जारा असमंजस में थी, लेकिन उसे पता था कि कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उसने रिजवान के बात पर हामी भरी और गाड़ी अंदर से लॉक कर ली। रिजवान टॉर्च लेकर सड़क के किनारे से आगे बढ़ते हुए मदद ढूंढने चला गया। जारा बस कार में बैठकर रिजवान को जाते हुए देख रही थी। कुछ ही पल में वह तेज बारिश और अंधेरे में कहीं ओझल हो गया। या खुदा प्लीज, रिजवान भाई को जल्दी से कोई मैकेनिक मिल जाए। लेकिन जारा को यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनकी गाड़ी ठीक कब्रिस्तान के गेट के पास ही रुकी। संगीत है। थोड़ी देर बाद बारिश रुक चुकी थी और कार के अंदर बैठे बैठे जारा को घुटन महसूस होने लगा था। उसने खिड़की का शीशा थोड़ा नीचे किया ताकि कुछ ताजी हवा अंदर आ सके। ठंडी हवा के झोंके के साथ उसके इत्र की हल्की खुशबू और पीरियड्स के खून की तेज गंध दोनों मिलकर एक अजीब सी गंध बना रही थी, जिसे एक आम इंसान नहीं सूंघ सकता। लेकिन यह गंध हवा में घुलकर किसी अज्ञात ताकत को अपनी ओर खींच रही थी। कुछ देर बाद उसने एक आवाज सुनी, जारा बाहर आओ। मैं आ गया हूं जारा। चौंकी ये आवाज बिल्कुल रिजवान जैसे लग रही थी। उसने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा, भाई आप कहाँ हो, मैकेनिक मिल गए क्या? वह आवाज फिर से आई, लेकिन इस बार साफ। हाँ, इधर गेट के पास, जल्दी आओ, तुम्हें कुछ दिखाना है। जारा को कुछ अजीब सा लगा, लेकिन यह सोचकर कि रिजवान मदद के लिए बुला रहा है, वह बिना वक्त गवाए गाड़ी के बाहर आ गई। ठंडी हवा और घना अंधेरा उसे थोड़ा विचलित कर रहा था, लेकिन उसने आवाज की दिशा में चलना शुरू कर दिया। भाई आप गेट के पास क्या कर रहे हो? गाड़ी तो यहीं है ना? जारा ने चलते हुए पूछा। वह आवाज ने उसे फिर से पुकारा, आ जाओ जारा, गेट खोलो, जल्दी करो। जारा धीरे धीरे गेट के पास पहुंची। गेट पुराना और जंग लगा हुआ था और उस पर बेलें छड़ी हुई थी। उसने गेट को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन वह बंद था। भाई ये गेट तो लॉक है, आप इसे कैसे पार कर गए? उसने घबराते हुए पूछा। गेट के दूसरी तरफ से आवाज आई, गेट पर एक ताबीज बंधा है, उसे खोल दो और फिर गेट को धक्का मारो, गेट खुल जाएगा। जारा ने गेट पर नजर दौड़ाई तो सच में गेट के बीच एक पुराना सा ताबीज बंधा हुआ था। उसकी गांठ कसी हुई थी
और उस पर कुछ अजीब से निशान बने हुए थे। भाई, ये ताबीज अजीब लग रहा है, इसे खोलना ठीक रहेगा? जारा ने थोड़ा हिचकते हुए पूछा। इस बार आवाज थोड़ी तीखी हो गई थी। जारा, देर मत करो, इसे खोलो और गेट को धक्का मारो, जल्दी करो। जारा ने डर और झिझक के बावजूद उस आवाज की बात मानने का फैसला किया। उसके कांपते हाथ धीरे धीरे ताबीज की ओर बढ़े। ताबीज की गांठ इतनी कसकर बंधी हुई थी कि उसे खोलना आसान नहीं लग रहा था, लेकिन जारा ने अपनी सारी ताकत जुटाकर उस गांठ को खींचकर खोल ही दिया। तभी गेट के उस पार से एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। शाबाश जारा, अब गेट को धक्का मारो। जल्दी। जारा ने कांपते हाथों से गेट को हल्के से धक्का दिया। गेट भारी चरमरा हट के साथ खुला। अनजाने में जारा ने उस मनहूस गेट को खोल दिया था जिसके पीछे बरसों से कुछ दफन था, कुछ ऐसा जो बेसब्री से जागने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही कब्रिस्तान का गेट खुला, जारा को अपने शरीर में एक झटका सा महसूस हुआ। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन आ गया और वह बिना कुछ सोचे, बिना इधर उधर देखे सीधे अंदर की ओर चलने लगी। उसके कदम भारी थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी गहरी नींद में हो या किसी अनदेखी ताकत के इशारे पर चल रही हो। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, डरावनी जैसे वह किसी के वश में हो। अचानक जारा को लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हल्के से हाथ रखा। वह पलटकर जब पीछे मुड़कर देखी तो पीछे रिजवान खड़ा था। यहाँ कब्रिस्तान में क्या करने आई हो? मैंने कहा था जब तक मैं लौट कर ना आऊं तब तक कार में इंतजार करो। क्या तुम पागल हो गई हो? रिजवान की आवाज में गुस्सा और चिंता दोनों साफ झलक रहे थे, लेकिन जारा चुपचाप उसे देख रही थी। उसकी आंखें अब भी खाली थीं और उसके होंठों पर एक अजीब सा कंपन था, जैसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई हो। रिजवान ने उसके कंधे को हल्के से झिंझोटी। ठीक हो गई है, मैकेनिक ने सब ठीक कर दिया है, चलो तुम कार में बैठो। लेकिन जारा की हालत अब भी अजीब थी। वह रिजवान की तरफ देख तो रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसकी बात सुन ही नहीं रही हो। रिजवान ने उसका हाथ पकड़कर हल्के से झटका दिया। जारा, मैं तुम्ही से बात कर रहा हूं, चलो यहां से, मैं मजाक नहीं कर रहा, गाड़ी में बैठो। इस झटके के बाद जारा का चेहरा बदलने लगा। उसकी पलकें कुछ बार झपकी और उसकी सांसें तेज हो गईं, जैसे वह गहरी नींद से जागने की कोशिश कर रही हो। वह धीमी आवाज में बोली, मैं कब यहां आई रिजवान भाई? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। यह सब क्या हो रहा है? रिजवान ने उसकी बात सुनकर राहत की सांस ली और कहा, कुछ नहीं, शायद तुम थक गई हो। यहां अजीब बातें सोचने का कोई फायदा नहीं, चलो गाड़ी में बैठो, हम यहां से निकलते हैं। वह उसे लेकर वापस गेट की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही वे दोनों गेट के पास पहुंचे, झर हिठक गई। उसके कानों में कब्रिस्तान के अंदर से एक हल्की सी फुसफुसाना दी। मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। जारा ने तुरंत पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रिजवान भाई, क्या आपने वो सुना? जारा की आवाज कांप रही थी। रिजवान ने उसके हाथ को कसकर पकड़ा और कहा, जारा, मैं कह रहा हूं यहां से चलो, ये जगह ठीक नहीं है। रिजवान ने जारा को उसके घर तक ड्रॉप किया। देर होने के कारण घर के हॉल में रहीम चाचा और जारा की अम्मी बेचैनी से उसका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही जारा ने घर के अंदर कदम रखा, रहीम चाचा ने गुस्से में उस पर बरसना शुरू कर दिया। जारा, यह कोई वक्त है? घर लौटने का क्या हो गया है तुम्हें? इतनी लापरवाही क्या तुम्हें हमारी फिक्र नहीं? रहीम चाचा बेहद नाराज थे, लेकिन जारा कुछ नहीं बोल रही थी। वह चुपचाप खड़ी होकर उन्हें घूर रही थी। अम्मी ने उसे करीब खींचते हुए पूछा, जारा, अब्बू तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, कहां थी तुम अब तक? लेकिन जारा ने कुछ नहीं कहा। वह अब भी बिना पलक झपकाए उन्हें देखे जा रही थी। उसकी इस हरकत से रहीम चाचा और अम्मी दोनों घबरा गए। रहीम चाचा ने पास आकर जारा के कंधे को पकड़ते हुए कहा, जारा, जवाब दो, ये क्या बर्ताव है? अचानक जारा ने एक गहरी और भारी आवाज में कहा, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? मैं छोटी बच्ची नहीं हूं, मुझे पता है मुझे क्या करना है और क्या नहीं। जारा की इस बात को सुनकर दोनों हैरान थे। उसने कभी अपने अम्मी अब्बू से ऊंची आवाज में बात नहीं की थी। जारा का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। वह बिना कुछ कहे अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी। जारा, यह क्या बर्ताव है तुम्हारा? तुम इतनी बदतमीज और लापरवाह कैसे हो सकती हो? रहीम चाचा गुस्से से चिल्लाए। यह सुनकर जारा अचानक से रुक गई। उसने धीरे से अपना सिर घुमाया और रहीम चाचा की ओर देखते हुए कहा, अपनी बकवास बंद कर।
बुढ़े मुझे अकेला छोड़ दे। उसके शब्द सुनकर रहीम चाचा का चेहरा सफेद पड़ गया और अम्मी दंग रह गई। झारा, एक थप्पड़ मारूंगी। अभी जुबान चला रही हो क्या? यही तमीज सिखाई है हमने? अम्मी ने गुस्से में चिल्लाया। झारा ने उनकी ओर मुड़ते हुए कहा, ये बुढ़िया, तू मारेगी? मुझे दम है तो मुझे छू कर दिखा। इतना कहकर जारा ने अपने कमरे का दरवाजा जोर से बंद कर लिया। ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि रात अभी बाकी थी और यहीं से शुरू होता है जारा के परिवार का असली मौत का नंगा संगीत नाच। कुछ घंटों बाद अचानक जारा के कमरे से अजीब आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रो रहा हो, कोई दया की भीख मांग रहा, प्रशंसा हो। यह आवाज सुनकर रहीम चाचा और अम्मी दोनों जारा के कमरे की ओर भागे। उन्होंने कमरे का दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। जारा बेटा, क्या हुआ? दरवाजा खोलो। लेकिन जारा की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था। सिर्फ उसकी दर्द भरी चीखें और रोने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। रहीम चाचा ने अपने कंधे से उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह ऐसा जम गया था मानो वह कोई दरवाजा नहीं बल्कि कोई कंक्रीट की दीवार हो जा रहा कि अम्मी घबराकर घर के बाहर भागी ताकि जारा के कमरे की खिड़की से अंदर देख सके कि आखिर अंदर क्या चल रहा है। जब उन्होंने खिड़की से कमरे के अंदर झांका तो वह सन्न रह गई, क्योंकि जो दृश्य उन्होंने देखा वह इतना क्रूर और भयानक था कि कोई भी माता पिता वो देखना तो दूर उसकी कल्पना तक नहीं कर सकते। प्रशंसा थे वहां जारा हवा में तैर रही थी, पूरी तरह निर्वस्त्र, और उसके पूरे शरीर पर गहरे घाव के निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत उसके साथ कुछ गलत करने की कोशिश कर रही हो। कुछ बेहद अश्लील साधारण शब्दों में कहूं तो कोई उसके साथ जबरदस्ती संभोग करने की कोशिश कर रहा जारा बस चीख रही थी, चिल्ला रही थी और अपने हाथों से अपने गुप्तांग को छुपाने की कोशिश कर रही थी। जारा की अम्मी दौड़ती हुई रहीम चाचा के पास गई और पूरी घटना बता दी। रहीम चाचा सदमे में थे और खुद को बिल्कुल असहाय महसूस कर रहे थे। रहीम चाचा ने दरवाजा खोलने की हर संभव कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रहे। अंदर से जारा की चीखें दिल दहला रही थीं और बाहर उसके अम्मी अब्बू बिलख कर रो रहे थे। कौन से माँ बाप शांत रह सकते हैं जब उनकी आंखों के सामने उनके बेटी के साथ कुछ अश्लील हो रहा हो? लेकिन वह कर भी क्या सकते थे? उनकी बेबसी का हर पल उन्हें अंदर से तोड़ रहा था। लेकिन कुछ समय बाद अचानक चीखें रुक गईं और पूरे घर में एक मनहूस सन्नाटा छा गया, जैसे कमरे में कुछ हुआ ही ना हो। रहीम चाचा ने खुद को संभाला और अपने आंसू पोंछ हुए कमरे की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने दरवाजे को छुआ तो देखा कि दरवाजे का लॉक अब खुला हुआ है। उन्होंने हिम्मत जुटाकर कमरे के अंदर कदम रखा। कमरे में हर चीज तहस नहस हो चुकी थी। उन्होंने देखा कि जारा कमरे के एक कोने में जमीन पर पड़ी हुई थी। वह पूरी तरह निर्वस्त्र थी और उसके मूत्र, इदरी और मलंद्र से खून बह रहा था। यह भयंकर दृश्य देखकर रहीम चाचा सहम गए और दौड़ते हुए जारा के पास पहुंचे। उसकी यह स्थिति देखकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने जल्दी से बिस्तर पर रखा, कंबल उठाया और जारा के शरीर को ढक दिया। जारा बेहोश थी। रहीम चाचा और उसकी अम्मी ने उसे होश में लाने की बहुत कोशिश की। उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे, उसे आवाजें दी, लेकिन उसका शरीर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। घबराहट में उन्होंने तुरंत उनके फैमिली डॉक्टर को बुला लिया। कुछ ही देर में डॉक्टर भी आ गए। जारा का हालत देख उसका मुआयना किया और कहा, रहीम भाई, ये बेहद भयानक अत्याचार है। उसके प्राइवेट पार्ट्स बाहरी और अंदरूनी रूप से बुरी तरह से घायल हैं। आप लोग इसे जल्दी से अस्पताल ले चलिए, और हाँ, पुलिस को भी तला कर दीजिए। जारा को अस्पताल ले जाया गया और वहां मौजूद सभी डॉक्टर्स उसकी हालत देखकर तुरंत इलाज में जुट गए। उसकी चोटें इतनी भयानक थीं कि किसी ने भी अब तक ऐसा केस नहीं देखा था, क्योंकि घाव अंदरूनी थे, जिसे कि खून के प्रवाह को रोकना आसान नहीं लग रहा था। रहीम चाचा और अम्मी दोनों बेचैन होकर अस्पताल के वेटिंग सेक्शन में बैठे थे। थोड़ी ही देर में पुलिस भी अस्पताल पहुंच गई। इंस्पेक्टर ने रहीम चाचा और अम्मी से घटना के बारे में सवाल करना शुरू किया। अम्मी ने रोते हुए घर में जो कुछ हुआ था वह सब विस्तार से बताने की कोशिश की, लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर को यह बात हजम नहीं हो रही थी। मतलब आप यह कहना चाह रहे कि किसी अदृश्य या अनजान शक्ति ने उसके साथ यह दरिंदगी करने की कोशिश की? इससे बचकानी और बेतुकी बात मैंने कभी नहीं सुनी। सच सच बताइए, क्या आप दोनों को छुपा रहे हैं? इंस्पेक्टर ने उनसे शक्ति से पूछा। साहब, अल्लाह की कसम, हम कुछ नहीं छुपा रहे। जो कुछ भी हमने देखा वही कह रहे हैं। हमें खुद यकीन नहीं हो रहा कि यह सब कैसे हुआ।
रहीम चाचा ने घबराते हुए जवाब दिया, लेकिन इंस्पेक्टर उनकी बातों से संतुष्ट नहीं हुआ। उसने गहरी निगाहों से दोनों को देखा और चेतावनी देते हुए कहा, ऐसे झूठ बोलने से बच नहीं जाओगे। अगर सच में तुमने कुछ किया है तो अच्छा होगा। खुद कबूल कर लो साहब, हम पर इल्जाम मत लगाइए। हम तो खुद समझ नहीं पा रहे कि यह सब कैसे हुआ। हमारी जारा के साथ ऐसा कौन कर सकता है? अम्मी ने रोते हुए हाथ जोड़ लिए। पुलिस के लिए यह बात समझ पाना मुश्किल हो रहा था। इंस्पेक्टर ने अपने साथी अधिकारियों से कहा, मामला सीधा नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। घर जाकर एक बार छानबीन करनी पड़ेगी। रहीम चाचा और अम्मी की बेबसी साफ झलक रही थी, लेकिन पुलिस की नजरों में उनका संदेह गहराता जा रहा था। अब सब कुछ इस पर निर्भर था कि आगे की जांच में क्या सामने आता है। पुलिस कांस्टेबल की टीम जारा के घर पहुंची। उन्होंने पूरे घर की बारीकी से तलाशी ली, हर कमरे और हर कोने को खंगाला, लेकिन उन्हें वहां से कोई भी सुराग नहीं मिला। ना कोई सबूत और ना ही कोई संकेत जो इस भयावह घटना की गुत्थी सुलझा सके। पूरे घर की जांच पड़ताल के बाद इंस्पेक्टर ने जारा के माता पिता को तुरंत गिरफ्तार करने का आदेश दिया। अस्पताल में जारा की अम्मी और अब्बू उसकी हालत को लेकर पहले ही गहरे सदमे में थे, लेकिन जब पुलिस वहां पहुंची और उन्हें गिरफ्तार करने का इरादा जाहिर किया तो उनके होश उड़ गए। अम्मी ने रोते हुए कहा, साहब आप हमें क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? हमारी बच्ची अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है और आप हमें ही दोषी ठहरा रहे हैं। रहीम चाचा ने गिड़गिड़ा हुए कहा, यह नाइंसाफी है साहब, हमने कुछ नहीं किया। हमें खुद समझ नहीं आ रहा कि यह सब कैसे हुआ। हमारा विश्वास करो। लेकिन इंस्पेक्टर ने उनकी कोई बात नहीं सुनी। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, तुम्हारे घर की तलाशी में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला, लेकिन जो कहानी तुमने बताई है वह जितनी अजीब है उतनी ही झूठी लगती है। जो भी सच है वह अब थाने में ही पता चलेगा। ले चलो। इनको कांस्टेबल्स ने दोनों को अस्पताल से गिरफ्तार किया और गाड़ी में बैठाकर थाने ले गए। जारा मौत और जिंदगी के बीच जंग लड़ रही थी और वहीं दूसरी तरफ रहीम चाचा और जारा की अम्मी लॉकअप में बंद थे। पूछताछ शुरू हो चुकी थी। पुलिस लगातार उन पर सच्चाई उगलने का दबाव डाल रही थी, लेकिन रहीम चाचा और अम्मी बार बार वही बयान दोहरा रहे थे। तभी अचानक रहीम चाचा को कुछ याद आया। साहब, अभी मुझे याद आया, इंस्पेक्टर ने तंज कसते हुए पूछा। अब कौन सी नई कहानी गढ़ रहे हो? रहीम चाचा ने जवाब दिया, साहब कहानी नहीं, रिजवान। हाँ, वहीं जारा को घर छोड़ने आया था। इंस्पेक्टर ने जिज्ञासा से पूछा, अब यह रिजवान कौन है साहब? रिजवान मेरी बेटी की सहेली का भाई है। वही जारा को घर छोड़ने आया था। जारा अपनी सहेली की शादी में गई थी और वहीं से लौटने के बाद यह सब शुरू हुआ। इंस्पेक्टर ने गंभीरता से पूछा, तो तुम्हारा मतलब है कि यह सब कुछ उस रिजवान से जुड़ा हो सकता है? साहब, मुझे पक्का तो नहीं पता, लेकिन जारा जब से उस शादी से लौटी है तब से वह कुछ बदली बदली सी लग रही थी। शायद रिजवान कुछ जानता हो। इंस्पेक्टर ने तुरंत अपने साथियों को आदेश दिया, इस रिजवान को थाने बुलवा। फौरन रिजवान को हिरासत में ले लिया गया था और पूछताछ शुरू हो गई थी, लेकिन रिजवान भी बार बार वही बयान दोहरा रहा था, मुझे सच में कुछ नहीं पता साहब, मैंने बस उसे शादी हॉल से उसके घर तक छोड़ा था। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। इंस्पेक्टर ने जोर देते हुए कहा, देख रिजवान, तू सच बता दे, नहीं तो यह पूछता आज तुझे बहुत भारी पड़ने वाली है। रिजवान के माथे पर पसीना साफ दिख रहा था। साहब, मैंने कुछ नहीं किया, आप लोग बेवजह मुझे फंसा रहे हैं। इंस्पेक्टर गुस्से में था। बेवजह उस लड़की के साथ दरिंदगी हुआ है, टेप हुआ है और उसके पीछे कोई ना कोई कड़ी जुड़ी हुई है और वह कड़ी तू है। सच उगलने में जितनी देर करेगा उतनी देर जेल में सड़ेगा। इंस्पेक्टर चिल्लाते हुए बोला। रिजवान ने घबराते हुए कहा, साहब मेरी बात पर यकीन करो, जारा मेरी बहन की दोस्त है। मैं उसे भी अपनी बहन की तरह ही समझता हूँ। मैं जारा के साथ यह करने की सोच भी नहीं सकता। इंस्पेक्टर ने सख्ती दिखाते हुए कहा, अगर तुमने कुछ नहीं किया तो फिर याद करो शादी में क्या हुआ था। कोई ऐसा वाक्य जो तुमने नोटिस किया हो जो जरा की इस हालत की वजह बन सके। रिजवान ने गहरी सांस लेते हुए कहा, साहब शादी में सब कुछ ठीक ही लग रहा था, जारा खुश थी, मैंने वहां ऐसा कुछ भी असामान्य नहीं देखा। लेकिन साहब अब मुझे याद आया, हमारी गाड़ी रास्ते में पुराने कब्रिस्तान के पास रुक गई थी। कार में कुछ गड़बड़ी हो गई थी और मुझे मैकेनिक ढूंढने के लिए जाना पड़ा था। जाते वक्त मैंने झारा से साफ कहा था कि वह गाड़ी से बाहर ना निकले, लेकिन जब मैं वापस लौटा तो वह कब्रिस्तान के अंदर थी। वह गेट जो सालों से बंद था, झारा ने ना जाने कैसे खोल लिया। मुझे खुद अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ।
जब मैंने उससे बात करने की कोशिश की तो वो अजीब सा बर्ताव कर रही थी। मैंने सोचा शायद वह थकी हुई है, लेकिन अब मुझे यकीन है साहब ज़ारा के साथ जो भी हुआ है वह सामान्य नहीं है। यह किसी शैतानी ताकत का काम है। इंस्पेक्टर रिजवान के बयान से तंग आ चुका था। उसने गुस्से में अपनी लाठी उठाई और धमकाते हुए कहा, क्या बकवास कर रहा है गब्स्तान? शैतानी ताकतें हमें बेवकूफ समझ रखा है। क्या अब तेरी इस कहानी का असली इलाज होगा? तभी अचानक पुलिस स्टेशन का टेलीफोन बज उठा। एक कांस्टेबल ने फोन उठाया। हेलो पुलिस स्टेशन, क्या यह कैसे मुमकिन है? ठीक है, आप घबराइए मत, हम तुरंत आते हैं। इतना कहकर कांस्टेबल ने फोन रख दिया और तेजी से इंस्पेक्टर के पास भागा। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। कांस्टेबल ने घबराई हुई आवाज में कहा, साहब फोन अस्पताल से था। इंस्पेक्टर ने चिढ़ते हुए पूछा, क्या हुआ? लड़की होश में आ गई। क्या साहब, लड़की होश में तो आ गई है, लेकिन डॉक्टर कह रहे हैं कि वह अजीब अजीब हरकतें कर रही है। और क्या? इंस्पेक्टर ने तेज आवाज में पूछा। कांस्टेबल ने घबराते हुए कहा, और वह खुद को चोट पहुंचा रही है। अपने गुप्तांग को नोच नोच कर खुद को जख्मी करने की कोशिश कर रही है। इंस्पेक्टर कुछ पल के लिए चुप हो गया। फिर उसने तेज आवाज में कहा, तुरंत जीप निकालो, हमें अस्पताल जाना होगा, और जारा के अम्मी अब्बू को भी साथ ले चलो। पुलिस और जारा के अम्मी अब्बू जल्दबाजी में अस्पताल पहुंचे। जैसे ही वे वार्ड में दाखिल हुए, उन्होंने देखा कि जरा नर्सों और डॉक्टरों से लड़ रही थी। 5-5 लोग मिलकर भी उसे काबू में नहीं कर पा रहे थे। रहीम चाचा और पुलिस कर्मियों ने भी उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन झारा में असामान्य ताकत थी। डॉक्टरों ने उसे शांत करने के लिए इंजेक्शन भी दिया, लेकिन वह भी बेअसर साबित हुआ। अचानक झारा ने जोर से चीख मारी और एक अजीब गहरी और डरावनी आवाज में बोली, तुम लोग मुझे रोक नहीं सकते, वो सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। अब पुलिस को यह समझ आ चुका था कि यह कोई मेडिकल या सामान्य घटना नहीं है, बल्कि सच में एक शैतानी कब्जा है। रहीम चाचा, जो इस पूरी स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे थे, घबराहट में बोले, साहब अब हमें किसी मौलवी को बुलाना होगा। यह मामला अब दवाओं या इलाज से ठीक नहीं होगा। इंस्पेक्टर ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि वह इस स्थिति को संभाल सकते हैं तो बुलाओ उन्हें। रहीम चाचा ने तुरंत अपने एक जानकार मौलवी को फोन किया और पूरी घटना बताई। मौलवी साहब ने गंभीर स्वर में कहा, मुझे लगता है कि यह किसी जिन्न का असर है। मुझे पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आप लोग झारा को शांत रखने की कोशिश करें और किसी भी हाल में उसे अकेला मत छोड़ना। जिन्न हवस के भूखे होते हैं। समय बीतता जा रहा था और जारा की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। वह पूरी तरह से काबू से बाहर हो चुकी थी, लेकिन मौलवी साहब अभी तक नहीं पहुंचे थे। हर कोई बेचैनी और डर के साए में बस उनके आने का इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद रात के लगभग 2 बजे होंगे, अचानक जारा पूरी तरह से शांत हो गई। उसकी चीखने चिल्लाने की आवाजें एकदम से बंद हो गई। वह फर्श पर सिर झुकाकर बैठी थी। कमरे में मौजूद सभी लोग डर और उलझन में एक दूसरे की ओर देखने लगे। वह समझ नहीं पा रहे थे कि यह अचानक क्या हुआ। तभी एक अनजान ताकत ने कमरे में मौजूद सभी लोगों को जोरदार धक्का देकर बाहर फेंक दिया। डॉक्टर, नर्स, पुलिसकर्मी और जारा के अम्मी अब्बू सब हड़बड़ाकर जमीन पर गिर पड़े। ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें जबरदस्ती कमरे से बाहर निकाल दिया हो। जैसे ही वे संभलने की कोशिश कर रहे थे, कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और अंदर से लॉक हो गया। वार्ड के दरवाजे और दीवारें कांच की बनी हुई थीं, जिससे अंदर की हर घटना साफ दिखाई दे रही थी। जारा फर्श पर तड़प रही थी। उसके हाथ पैर अजीब तरीके से मुड़ रहे थे और फिर वह जिन्नात उसकी कपड़े खींच खींच कर फाड़ रहा था, उसे जकड़ कर अत्याचार कर रहा था। उसकी चीखें पूरे अस्पताल में गूंज रही थीं और हर कोई इस मंजर को देखकर सन्न था। रहीम चाचा, पुलिसकर्मी और डॉक्टर सभी ने दरवाजा और खिड़कियां तोड़ने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे दरवाजा कांच से नहीं, लोहे से बना हो। हथौड़े से मारने पर भी कोई असर नहीं हो रहा था। अंदर जो कुछ भी झारा के साथ हो रहा था, वह शायद मैं बयान नहीं कर सकता। यह दृश्य किसी के लिए भी सहन करना मुश्किल है। पूरी घटना इतना भयानक और अविश्वसनीय था कि शब्दों में व्यक्त करना भी असंभव है। कुछ समय बाद मौलवी साहब अस्पताल पहुंचे। उन्होंने देखा कि सभी लोग बहुत घबराए हुए थे। बिना समय गंवाए वह सीधे वार्ड की तरफ दौड़े। जैसे ही वह वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि वार्ड का दरवाजा अंदर से बंद था और अंदर जाने का कोई और रास्ता नहीं था। मौलवी साहब ने अपनी पोटली से एक छोटा सा बोतल निकाला। उस बोतल में जमजम का पानी था
उन्होंने थोड़ा पानी दरवाजे पर छिड़का और उसे खोलने की कोशिश की। इस बार दरवाजा खुल गया। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर मौजूद जिन्नात ने मौलवी साहब पर हमला कर दिया और एक जोरदार थप्पड़ मारा। थप्पड़ इतना शक्तिशाली था कि मौलवी साहब दबाव से दूर जा गिरे। आसपास मौजूद लोग यह दृश्य देखकर सहम गए, लेकिन मौलवी साहब ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने खुद को संभाला और पूरी ताकत से खड़े हो गए। उन्होंने अपनी पोटली से एक ताबीज निकाला और उसे कसकर पकड़ा और अपनी आंखें बंद करते हुए एक गहरी सांस ली और अरबी आयात पढ़ना शुरू किया। ऐसा लग रहा था जैसे वह जिन्नात को काबू में लाने की कोशिश कर रहे हों। कमरे में बार बार उस अन्न की गुर्राहटें सुनाई दे रही थी, लेकिन मौलवी साहब बिना डरे लगातार आयात पढ़ते रहे। उनका आत्मविश्वास और साहस साफ झलक रहा था और ऐसा लगने लगा कि उनके शब्दों का असर उस शैतानी शक्ति पर हो रहा था। अब तक किसी ने उस जिन्नात को नहीं देखा था, लेकिन अब वह जारा के शरीर से बाहर आ रहा था। यह एक बेहद डरावना दृश्य था। वह जिन पूरी तरह लाल था, जैसे उसकी त्वचा बिना चमड़े का हो और उसके शरीर की नसें और मांसपेशियां साफ दिखाई दे रही थीं। उसका आकार बड़ा और भयानक था। उसकी उपस्थिति से कमरे में हर कोई कांप उठा। मौलवी साहब ने तुरंत अपने ताबीज का सहारा लिया और जिन्नात को काबू में करने की कोशिश करने लगे। उन्होंने कड़क आवाज में पूछा, कौन हो तुम और यहां क्यों आए हो? जिन ने गहरी और डरावनी आवाज में जवाब दिया, मेरा नाम हमजा है। मुझे 70 साल पहले पुराने कब्रिस्तान में दफन किया गया था। इस लड़की ने मुझे वहां से आजाद किया है। अब मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। यह मेरी है। या तो मैं इसके साथ रहूंगा या इसे अपने साथ ले जाऊंगा। मौलवी साहब ने चेतावनी दे हुए कहा, तुम इंसानों की दुनिया में नहीं रह सकते। मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि इस लड़की को छोड़ दो और जहां से आए हो वहीं वापस लौट जाओ। जिन ने एक डरावनी हंसी के साथ कहा, और अगर मैं ना मानूं तो क्या करेगा मौलवी? मैं इसे नहीं छोड़ने वाला। इसकी जिस्म की खुशबू, इसका नरम नरम बदन सिर्फ मेरे लिए है। तू चाहे जितनी भी ताकत लगा ले मौलवी, मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। यह अब मेरी है। लेकिन मौलवी साहब जानते थे कि इस समस्या को कैसे हल करना है। उन्होंने तुरंत कुरान की आयतों को पढ़ना शुरू किया और अपने हाथ में जो ताबीज थी उसे जिन के पास ले गए। जिन्नात मौलवी साहब पर हमला करने की कोशिश करने लगा, पर ताबीज के वजह से वह उन पर वार नहीं कर पा रहा था। यह मुठभेड़ काफी देर तक चलता रहा। जिन लगातार अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मौलवी साहब बिना रुके अपनी तिलावत करते रहे। मौलवी साहब को यह मालूम था कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी। कुरान की आयतों और ताबीज की वजह से जिन ज्यादा देर तक मौलवी साहब के सामने नहीं टिक सका। जैसे ही मौलवी साहब ने आयतुल कुर्सी का पाठ शुरू किया और ताबीज का प्रभाव दिखाया, जिन की ताकत धीरे धीरे खत्म होने लगी। उसकी घातक मौजूदगी और गुस्से भरी हंसी फीकी पड़ने लगी। जैसे ही जिन कमजोर होने लगा, मौलवी साहब ने अपनी पोट से एक विशेष बोतल निकाला। उस बोतल के ढक्कन को खोलते हुए मौलवी साहब ने तिलावत जारी रखी और उस जिन्नात को चेतावनी दी, मैं आखिरी बार कह रहा हूं शैतान, इस लड़की को छोड़कर यहां से चला जा, नहीं तो ताउम्र इस बोतल में कैद होकर सड़ता रहेगा। लेकिन जिन्नात ढीठ था। उसने भी पलटकर मौलवी को चेतावनी दी, तेरी क्या औकात है मौलवी? जो तू मुझे बंद करेगा, मैं तेरे पूरे नस्ल को निस्तो नाबूद कर दूंगा। मौलवी साहब बिना डरे उस बोतल को कमरे के बीचों बीच रख दिया और दुआएं पढ़ते हुए जमजम का पानी जिन्नात पर छिड़कने लगे। जैसे ही वह पाक पानी जिन्नात पर पड़ा, उसका जिस्म जलने लगा। जलन और दर्द के कारण वह तड़पते हुए चिल्लाया, तू गलती कर रहा है मौलवी, रुक जा, रुक जा। जिन्नात का जिस्म जलते जलते काले धुएं में बदल रहा था और वह मज दूर होकर बोतल की ओर खींचता चला जा रहा था। उसने खुद को बोतल से दूर ले जाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अंततः वह पूरी तरह से सिकुड़ कर बोतल के अंदर कैद हो गया। और तभी बोतल से एक डरावनी आवाज गूंजी, तू मुझे हमेशा के लिए कैद नहीं कर सकता। मौलवी, मैं फिर लौटूंगा, जरूर लौटूंगा। मौलवी साहब ने तुरंत उस बोतल के ढक्कन को बंद कर दिया और उस पर वह ताबीज बांध दी। मौलवी साहब ने राहत की सांस ले हुए कहा, अब यह जिन्नात जारा को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। मैं इस बोतल को ऐसी जगह दफन कर दूंगा जहां से यह कभी वापस नहीं लौट पाएगा। मुझे अब देर नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैं चलता हूं। आप लोग जारा का ख्याल रखें। इतना कहकर मौलवी साहब उस बोतल को ठिकाने लगाने के लिए रवाना हो गए। सभी ने चैन की सांस ली, क्योंकि जारा अब सुरक्षित थी।
कुछ दिनों बाद जारा को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया और वह पहले से बेहतर महसूस कर रही थी। जारा का परिवार इस पूरे घटना को एक बुरा सपना समझकर भूलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जिस शैतान को वे भूलने की कोशिश कर रहे थे, वह अब एक नए रूप में जारा की जिंदगी में दस्तक देने वाला संगीत था। कुछ दिनों बाद जारा ने महसूस किया कि अचानक उसके शरीर में कुछ बदलाव हो रहे। उसने देखा कि उसका वजन तेजी से बढ़ने लगा है और उसका शरीर अजीब तरीके से प्रतिक्रिया कर रहा है, जैसे बार बार उल्टियां होना और पेट में एक गहरी असहनीय तकलीफ महसूस होना, जैसे कोई नुकीली चीज अंदर चुभ रही हो। लेकिन जारा के परिवार ने इसे सामान्य बुखार समझा और सोचा कि शायद उसने बाहर का कुछ खा लिया होगा। उन्होंने घरेलू नुस्खों का सहारा लिया और जारा से आराम करने को कहा, लेकिन जैसे जैसे दर्द बढ़ता गया, उसकी हालत और बिगड़ने लगी। जारा रातों को ठीक से सो भी नहीं पा रही थी और उसकी बेचैनी हर किसी को परेशान कर रही थी। लेकिन एक शाम जब उसका दर्द असहनीय हो गया था और वह लगभग बेहोश हो गई, तो उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में डॉक्टर ने जारा का चेकअप किया और जब उसकी रिपोर्ट सामने आए तो डॉक्टर उसे देखकर हैरान रह गए। रहीम चाचा ने डॉक्टर से पूछा, क्या हुआ डॉक्टर साहब, रिपोर्ट्स में सब ठीक तो है ना? डॉक्टर ने गंभीर स्वर में कहा, रिपोर्ट्स के अनुसार जारा गर्भवती है। जारा की अम्मी ने अचंभित होकर डॉक्टर की तरफ देखा। ये क्या कह रहे हैं? डॉक्टर साहब, आप प्लीज इसे ठीक से चेक करिए। डॉक्टर ने रिपोर्ट्स दिखाते हुए कहा, यह मामला सिर्फ गर्भ का नहीं है। जो बात हमें सबसे ज्यादा हैरान कर रही है वह शिशु की असामान्य और तेजी से हो रही बढ़त है। गर्भ में बच्चा इतनी तेजी से विकसित हो रहा है जिसे हमने पहले कभी देखा। यह पूरी तरह असामान्य है। जारा की अम्मी यह सुनकर स्तब्ध रह गई। उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े, लेकिन रहीम चाचा जानते थे कि उनकी मदद सिर्फ एक ही शख्स कर सकता है और वह है मौलवी साहब। उन्होंने कई बार मौलवी साहब से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। आखिरकार बेचैन होकर रहीम चाचा ने खुद मस्जिद जाकर मौलवी साहब से मिलने का फैसला किया। जब मस्जिद पहुंचे और वहां मौजूद लोगों से मौलवी साहब के बारे में पूछताछ की, तो एक शख्स ने बताया, कुछ दिन पहले ही मौलवी साहब का इंतकाल हो गया है। रहीम चाचा ये सुनकर दंग रह गए। यह आप क्या कह रहे हैं? यह कैसे हुआ? उस शख्स ने बताया, कुछ दिनों पहले मौलवी साहब ने कहा था कि वह किसी काम के सिलसिले में पुराने कब्रिस्तान जा रहे हैं, लेकिन हमें अचानक खबर मिली कि उनकी कार का एक ट्रक से भयंकर एक्सीडेंट हो गया है। रहीम चाचा ने घबराकर पूछा, कब्रिस्तान? क्या उन्होंने कोई वजह बताई थी कि वह कब्रिस्तान क्यों जा रहे थे? उस शख्स ने कुछ पल सोचा और याद करते हुए कहा, हाँ, वह कह रहे थे कि उन्हें किसी बोतल को उस कब्रिस्तान में ठिकाने लगाना है। लेकिन अल्लाह का कर्म देखिए, कब्रिस्तान पहुंचने से पहले ही उनका एक्सीडेंट हो गया। रहीम चाचा ने कांपते हुए अगला सवाल किया, क्या आपको एक्सीडेंट वाली जगह पर कोई बोतल दिखी? उस शख्स ने जवाब दिया, हाँ, वहां एक बोतल पड़ी तो थी, लेकिन एक्सीडेंट के कारण शायद वह टूट चुकी थी। ये सुनते ही रहीम चाचा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। या अल्लाह, ये कैसे हो सकता है? अगर वह बोतल टूट चुकी थी तो इसका मतलब है कि जारा के पेट में जो बच्चा है वह और कोई नहीं बल्कि वही जिन्नात है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है और आप इसका दूसरा भाग सुनना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कृपया हॉरर वॉल्ट पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, ऐसे और भी डरावने और रहस्यमय रोमांटिक कहानी के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आप कोई भी नई कहानी मिस ना कर सकें। अब तक के लिए इतना ही। अगली कहानी में हम जल्द ही फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।